नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम नारीवाद पढ़ेंगे। नारीवाद एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम नारीवाद की एक अवधारणात्मक समझ विकसित करने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कि नारीवाद को कौन कौन से पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, कौन कौन सी लहरें हैं जो नारीवाद की अभी तक आई हैं, उन सभी को कवर करने का प्रयास करेंगे। अब अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आप इस पर रेगुलर वीडियो डल रही हैं और उन सभी से आप लाभान्वित हो सकें और मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि और मित्र भी इससे लाभान्वित हो सकें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नारीवाद की परिभाषा के साथ कि नारीवाद होता क्या है। देखिए, नारीवाद पुरुष के मुकाबले नारी की स्थिति, भूमिका और अधिकारों से गहरा सरोकार रखता है। नारी की पराधीनता और नारी के प्रति होने वाले अन्याय पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके प्रतिकार के उपाय भी पर विचार करता है। नारीवाद का दावा है कि अतीत तथा वर्तमान समाजों के अंतर्गत स्त्रियों को अपने स्त्रीत्व के कारण अन्याय सहना पड़ा है और आज भी उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो ये तो रही एक किताबी डेफिनेशन। अब हम समझते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो नारीवाद क्या है? देखिए, यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एक सिलेबस को समझने में, एक एग्ज़ाम को क्रैक करने में तो मदद करेगा ही, उसके साथ ही एक सामाजिक जो हमारी लाइफ होती है, एक सोशल जो लाइफ होती है, उससे जुड़ा हुआ यह एक विचार है, एक टॉपिक है। आज के समय में नारियों को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा कितनी योजनाएं लागू की जा रही हैं, इससे आप भी परिचित हैं और हम भी परिचित हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि नारियां इस स्थिति में पहुंची क्यों? एक ह्यूमन और दूसरे ह्यूमन में इतना डिफरेंस आखिर आया क्यों? कौन से फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं? क्या वो परिस्थितियां रही होंगी जिन परिस्थितियों में नारी को वह सम्मान नहीं दिया गया जो एक पुरुष को दिया गया? तो ये जो एक पितृसत्तात्मक सोच है, ये कहाँ से उत्पन्न हुई? इसके रीजन क्या थे? क्यों नारियों ने इसको सहन किया? ये तमाम क्वेश्चन, ये तमाम सवाल हमारे मन में उठने चाहिए। एक राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते, एक ह्यूमन होने के नाते यह सभी सवाल हमारे अंदर उठने चाहिए। तो नारीवाद को समझना एग्जाम की दृष्टि के अलावा एक समाज की दृष्टि से भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो सेक्स है और जेंडर है, दो शब्द हैं हमारे सामने। एक है स्त्रीत्व, एक है स्त्री गुण। तो सेक्स और जेंडर में आखिर क्या अंतर होता है, ये समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रकृति ने स्त्री और पुरुष की जो शारीरिक संरचना है और उन शारीरिक संरचना के जो फंक्शंस हैं उनमें अंतर स्थापित किया है, ये तो है। वह उनकी सामाजिक स्थिति में इतने विस्तृत अंतर का तर्क संगत आधार नहीं हो सकता। लेकिन ये जो अंतर है शारीरिक स्ट्रक्चर में, ये जो अंतर है, यह अंतर उनकी सामाजिक स्थिति में जो अंतर है उसका आधार, तर्क संगत आधार नहीं कहलाया जा सकता। आप शारीरिक संरचना के डिफरेंस के आधार पर सामाजिक स्थिति में डिफरेंस नहीं कर सकते। यह किसी भी कीमत पर तर्कसंगत नहीं है। स्त्रीत्व जो है, जो स्त्रीत्व है, जो सेक्स है, वह एक बायोलॉजिकल फैक्ट है, वह एक बायोलॉजिकल फैक्ट है। लेकिन इस बायोलॉजिकल फैक्ट के बेस पर हम सामाजिक सोशियोलॉजिकल जो फैक्ट है उस पर अंतर नहीं कर सकते। तो जेंडर जो है वह सामाजिक डिफरेंशिएट किया गया है। जेंडर जो शब्द है वह समाज द्वारा उत्पन्न किया गया है, समाज द्वारा बनाया गया है। ये जेंडर गैप तो समाज ने क्रिएट किया है।
माना सेक्स गैप जो है वह सेक्स का जो डिफरेंशिएशन है, जो अंतर है, वह प्रकृति ने किया है, लेकिन जेंडर वाला तो हमने किया है। जेंडर के लिए तो हम दोषी हैं। जेंडर की जो इक्वलिटी एक चाहिए वह तो हम दूर कर सकते हैं, जेंडर की इक्वलिटी हम ला सकते हैं, क्योंकि जेंडर को अंतर ये जेंडर के बल पर हमने किया है। तो सेक्स प्राकृतिक जो कि एक बायोलॉजिकल फैक्ट है, लेकिन जेंडर ये हमारे द्वारा क्रिएट किया गया है। तो सामाजिक जीवन में जो स्त्री है, जो भूमिका निभाती है और जो भूमिका निभाने की क्षमता रखती है, उसे उपयुक्त मान्यता नहीं दी जाती। ये है। तो सेक्स प्राकृतिक डिफरेंस और जेंडर वो सामाजिक डिफरेंस है जो क्रिएट किया गया है समाज के द्वारा। इसे कहीं ना कहीं दूर करने की आवश्यकता है। तो आगे चलते हैं और कुछ पर्सपेक्टिव हैं नारीवाद के, उनको समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें सबसे पहले उदारवादी नारीवाद को देखेंगे, उसके बाद हम समाजवादी नारीवाद को देखेंगे और उसके बाद हम रेडिकल फेमिनिज्म, एक आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं उदार नारीवाद क्या होता है। देखिए, उदार नारीवाद एक विचारिका हैं हमारे बीच में, मैरी वेलेस्टनोक्राफ्ट। मैरी वेलेस्टनोक्राफ्ट की एक पुस्तक है विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, नारी अधिकारों का औचित्य। 1792 में ये आई थी। तो इसके अंतर्गत जो उदार लोकतंत्र का एक जो ढांचा है, जो अधिकार एक उदार लोकतंत्र के अंदर मिलते हैं, जिनका एक उदार लोकतंत्र जिन अधिकारों को देने का दावा करता है, उस उदार लोकतंत्र के ढांचे के भीतर स्त्री और पुरुष की बुनियादी समानता स्थापित करने की मांग की थी। अमेरिका जैसा लोकतंत्र, जो इतना सबसे पहला लोकतंत्र होने का दम्भ भरता है, वह लोकतंत्र 1920 में आकर महिलाओं को मताधिकार का राइट देता है। वह लोकतंत्र किस बात का लोकतंत्र है? जब वह ह्यूमन और ह्यूमन में ही डिफरेंस कर रहा है। और जो लोकतंत्र सबसे पहले लोकतंत्र बन गया था 1789 में, शायद ये लोकतंत्र, हाँ 1789 में लोकतंत्र बन गया था, उसके इतने साल बाद, करीब 150 साल हो गए होंगी, 100-150 साल के करीब, अब 100-150 साल के करीब आप वोमेंस को राइट दे रहे हो, किसका? मताधिकार का। तो यह कैसा लोकतंत्र है? और सबसे पहला लोकतंत्र होने का दम भरा जाता है। तो यही मांग कहीं ना कहीं मैरी वेलेस्टनोक्राफ्ट ने उठाई कि ये उदार लोकतंत्र के भी अंतर्गत, ढांचे के अंतर्गत महिला और पुरुष में समानता स्थापित की जानी चाहिए। मैरी वेलेस्टनोक्राफ्ट ने स्त्री शिक्षा, स्त्री मताधिकार का समर्थन किया। अतः उदारवादी नारीवादियों का मानना है कि महिलाओं को समान नागरिक अधिकार, जैसे कि मतदान का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, कार्यस्थल पर समानता का अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा नारियों के कानूनी स्थिति में सुधार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी बल देता है। तो ये हम कह सकते हैं कि उदार नारीवादी जो उदार नारीवाद का समर्थन करते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं स्त्री शिक्षा, स्त्री मताधिकार का समर्थन किया कि स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, स्त्रियों को भी अपने मताधिकार का उपयोग कर कर राजनीतिक सहभागिता करने का अधिकार है, जो कहीं ना कहीं उन्हें नहीं दिया जा रहा है, और कार्यस्थल पर समानता का भी उनको अधिकार है। तो कानूनी स्थिति में सुधार का प्रयास किया गया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया गया, क्योंकि उदारवाद व्यक्तिवाद पर बल देता है, लेकिन व्यक्ति में भी वह अंतर कर देता है, व्यक्ति व्यक्ति में अंतर कर देता है, महिला और पुरुष में अंतर कर देता है। तो यहाँ पर यह जो एक कमी थी, जिसको सुधारने का प्रयास किया गया। तो आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि समाजवादी नारीवाद क्या कहता है।
देखिए, समाजवादी नारीवाद को समझने से पहले हम 2 लाइन समाजवाद की समझ लेते हैं। समाजवाद जो कि साम्यवाद के का ही एक रूप कहा जा सकता है, जो बल देता है वर्ग संघर्ष पर, जो बल देता है आर्थिक समानता पर, जो आर्थिक असमानताएं हैं उनको दूर कर कर आर्थिक समानता लाने पर, इन पर समाजवाद बल देता है। अब इसके आगे नारीवाद जुड़ गया है तो ऑब्वियसली नारी की जो अधिकार हैं उनको यह समाजवाद के चश्मे से देखने का कहीं ना कहीं प्रयास करेगा। तो समाजवाद के चश्मे से अगर हम नारी के अधिकारों को देखेंगे तो यह नारी के अधिकारों को आर्थिक अधिकारों के रूप में देखेगा। तो यह जो एक प्रकार का नारीवाद है वह ना केवल पितृसत्ता के खिलाफ संघर्ष करता है बल्कि आर्थिक असमानताओं और वर्ग विभाजन के खिलाफ भी आवाज़ उठाता है। समाजवादी नारीवादियों का जो मानना है वह है कि महिलाओं के शोषण का कारण लिंग आधारित भेदभाव नहीं है बल्कि इसके साथ ही आर्थिक सामाजिक असमानताएं भी जिम्मेदार हैं। केवल लिंग आधारित भेदभाव नहीं होता है महिलाओं के साथ, ये कहना है समाजवादी नारीवादियों का। इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक जो जिम्मेदारियां आर्थिक और सामाजिक जो फैक्टर हैं वह भी जिम्मेदार हैं महिलाओं के शोषण का, महिलाओं की इस दयनीय स्थिति का। तो इसके आपने देखा कि यह किस ओर मोड़ रहा है महिलाओं के इस आंदोलन को। महिलाओं के इस आंदोलन को यह समाजवाद की ओर, समाजवादी दृष्टिकोण की ओर मोड़ने का प्रयास कर रहा है, जो कहीं ना कहीं आर्थिक भेदभाव पर बल देता है। बात करते हैं, एक विचारिका है शीला रोवाथम। शीला रोवाथम एक समाजवादी नारीवादी विचारिका है जिन्होंने अपनी 2 पुस्तकें लिखी हैं, फेमस पुस्तकें हैं, याद रखिएगा, वीमेन रेजिस्टेंस एंड रिवॉल्यूशन, स्त्रियां, प्रतिरोध और क्रांति, और दूसरी जो पुस्तक है इनकी हिडन फ्रॉम हिस्ट्री, इतिहास का छुपा हुआ चेहरा। तो 1973 में हिडन फ्रॉम हिस्ट्री आती है और वीमेन रेजिस्टेंस एंड रिवॉल्यूशन आती है 1972 में। इनके अंतर्गत शीला रोवाथम ने स्त्री जाति के इतिहास का पता लगाने का प्रयत्न किया है कि आखिर कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्त्रियों को इस परिस्थितियों में लेकर आए हैं और क्यों इनके साथ इस प्रकार की स्थिति, इस प्रकार के भेदभाव किए जाते हैं, इसका पता लगाने का शीला रोवाथम ने क्या किया, प्रयास किया। तो समाजवादी नारीवाद को हम समझ चुके हैं, एक समाजवादी दृष्टिकोण से देखने का ये नारीवादी आंदोलन को प्रयास करता है। इसके बाद हम चलते हैं और आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद को समझने का प्रयास करते हैं। आमूल परिवर्तनवादी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह बिल्कुल ऊपरी सतह से लेके नहीं चलेगा, यह बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकेगा इस अंतर को, इस डिफरेंस को, इस भेदभाव को, इस एक सामाजिक एक कुरीति कह सकते हैं आप इसको, इस कुरीति को। तो समाज के मौलिक ढांचे में आमूल परिवर्तन की वकालत करती है और इसका उद्देश्य न केवल महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना है बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। वे मानते हैं, कौन मानते हैं, आमूल परिवर्तनवादी नारीवादी मानते हैं कि पितृसत्तात्मक संस्थाओं और परंपराओं का उन्मूलन ही महिलाओं को समानता दिला सकता है। तो ऐसा नहीं है सुधार नहीं करना है, हमें सिर्फ आमूल एक उन्मूलन कर देना है। यह पितृसत्तात्मक संस्थाओं में और परंपराओं में सुधार की मांग नहीं है, यह तो वह मांग है जो उन्मूलन की मांग कर रहा है। रेडिकल चीज़ें वो होती हैं जो जड़ से उखाड़ फेंकती हैं किसी भी सिस्टम को, कोई भी जो प्रथाएं चल रही हैं, कोई सरकार हो, जो भी है, जो भी इस शोषण का साथ दे रहा है, जो भी इस शोषण के लिए जिम्मेदार है, उसे जड़ से उखाड़ फेंकना है। यह एक रेडिकल फेमिनिज्म की विचारधारा होती है। आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद ने नारीवादी आंदोलन को एक नई दिशा दी है, जहां केवल सतही बदलावों की मांग नहीं की जाती बल्कि पूरे समाज की संरचना में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता को स्वीकार किया जाता है।
जैसा कि हमने कहा कि यह सतही परिवर्तन पर जोर नहीं देगा, यह बिल्कुल एक आमूल परिवर्तन पर जोर देगा, बिल्कुल मूल से जड़ से उखाड़ने पर प्रयास करेगा। तो यह है आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद। अब नारीवाद की 3 लहरों की चर्चा कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चित रहती हैं, और एक प्रश्न इन तीनों लहरों से 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। पहली जो लहर आई थी, पहली लहर में जो मुख्य ध्यान दिया गया था वह कानूनी समानता प्राप्त करने पर दिया गया था, जिसमें संपत्ति के अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक जीवन में भागीदारी जैसे मुद्दे शामिल थे। इस लहर के दौरान महिलाओं ने रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश के लिए आवाज़ उठाई। 1848 में अमेरिका में सेनेका फॉल्स सम्मेलन हुआ, सेनेका फॉल्स कन्वेंशन हुआ, जहां पहली लहर की शुरुआत की गई। इस सम्मेलन को पहली लहर की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। तो नारीवाद की जो पहली लहर है वह किन मुद्दों पर बल दे रही है? वह राजनीतिक भागीदारी, वह संपत्ति के अधिकार, शिक्षा के अधिकार, इन पर भागीदारी पर बल दे रही है। तो यह सिर्फ एक कानूनी समानता प्राप्त करने के लिए एक आंदोलन कहा जा सकता है नारीवाद की पहली लहर को। समझते हैं दूसरी लहर क्या कहती है। दूसरी लहर का जो उद्देश्य है वह केवल कानूनी समानता प्राप्त करना नहीं था, यह कानूनी समानता से एक कदम आगे बढ़ती है और महिलाओं के जीवन के सभी पहलुओं में समानता सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। अब सभी पहलुओं में कौन कौन से पहलू? परिवार, जो एक निजी दायरा मानकर जिसको राजनीति से वंचित कर दिया जाता है, कार्यस्थल, प्रजनन अधिकार, यौनिकता और घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों को भी शामिल किया गया था। अब ये जो प्रजनन अधिकार, यौनिकता, घरेलू हिंसा, परिवार, इनको राजनीतिक और राजनीतिक चीज़ों से दूर कर दिया जाता था एक निजी दायरा बोलकर। तो निजी की राजनीति, प्राइवेट इज पॉलिटिक्स, निजी की राजनीति, सीधा ही शब्द कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि प्राइवेट इज पॉलिटिक्स किससे संबंधित है? तो यह नारीवाद से संबंधित है और दूसरी लहर से संबंधित है जो पर्सनल इज पॉलिटिक्स पर बल देता है, जो परिवार, कार्यस्थल, प्रजनन अधिकार, यौनिकता, घरेलू हिंसा जिनको एक निजी दायरे का माना जाता था, उस निजी दायरे को सार्वजनिक दायरे में लाने का प्रयास था। तो बेटी फ्रीडन 1963 में एक पुस्तक लिखती हैं और पुस्तक का जो शीर्षक है वो है द फेमिनिमिस्टिक, द फेमिनिमिस्टिक। इसने इस लहर को जन्म दिया। इस पुस्तक ने सेकंड जो लहर है, जो दूसरी लहर है, इसको जन्म दिया। इस किताब के अंतर्गत महिलाओं की समस्याओं को उजागर किया गया है जो घर में बंद होकर अपनी पहचान खो बैठी हैं। इसमें घर की समस्या की जो जड़ है उस घर को ही समस्या की जड़ के रूप में देखा गया है। तो कहीं ना कहीं दूसरी लहर किस ओर इशारा करती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल, प्राइवेट इज पॉलिटिक्स। प्राइवेट इज पॉलिटिक्स एक निजी जीवन को, महिलाओं का जो एक निजी जीवन है, जो एक निजी दायरे में रखकर जिसको एक समेट दिया जाता है, उसे सार्वजनिक क्षेत्र पर उठाने का प्रयास सेकंड लहर, दूसरी लहर द्वारा किया गया है। तीसरी लहर क्या कहती है? तीसरी लहर 1990 के बाद आई और इस लहर में नारीवाद को नया नारीवाद कहा गया, उत्तर नारीवाद भी कहा गया। यह स्त्री और पुरुषों के भेद से आगे बढ़कर महिलाओं के मध्य भेदों पर अधिक ध्यान देती है, क्योंकि उग्र नारीवाद ने विकसित देशों की, उग्र नारीवाद जो कि एक सेकंड वेव से रिलेटेड है, उग्र नारीवाद ने विकसित देशों की मध्यम वर्गीय और श्वेत महिलाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया था, जबकि ये जो तीसरी लहर है जिसको नया नारीवाद भी कहा जाता है, इस नया नारीवाद ने गरीब, निम्न वेतनभोगी
विकासशील, अश्वेत और औपनिवेशिक समाजों की महिलाओं को एक मंच प्रदान किया। क्योंकि जो अश्वेत महिलाएं हैं, जो विकासशील देशों की महिलाएं हैं, जो औपनिवेशिक समाजों की महिलाएं हैं, उन महिलाओं पर दोहरा शोषण होता है। कौन कौन सा शोषण दोहरा होता है? देखिए, वह लिंग शोषण तो सहती हैं, इसके अलावा वह नस्ल से संबंधित शोषण भी सहती हैं, नस्ल से संबंधित शोषण भी सहती हैं। इसलिए जो अश्वेत महिलाएं हैं वह श्वेत महिलाओं की बजाय ज़्यादा पीड़ित हैं। तो यहाँ महिलाओं के बीच में ही भेद किया जाता है। देखिए, महिलाएं ही महिलाओं के बीच में अगर भेद करेंगी तो वह कैसे संगठित रह सकती हैं और अधिकारों के लिए लड़ सकती हैं। अगर कोई श्वेत महिला अश्वेत महिला से इस तरह के डिफरेंस कर रही है, जब एक अश्वेत महिला दोहरा शोषण सह रही है, पुरुष समाज से तो सह रही है, वह महिला समाज से भी सह रही है, तो कैसे इस शोषण से विरुद्ध लड़ा जा सकता है? तो इसके ऊपर एक गंभीर विचार करने की आवश्यकता है, जो तीसरी लहर में उठाया गया था। विकासशील देश और विकसित देश दो भागों में बटे हुए हैं, ये माना जा सकता है, लेकिन विकसित जो देश हैं उनकी महिलाओं के अधिकार और वो अलग हैं, और विकासशील देशों के जो मांगे हैं वो अधिकार अलग हैं। तो विकासशील देशों की जो महिलाएं हैं वह दोहरा शोषण सह रही हैं, वह ज़्यादा पीड़ित हैं कंपैरिजन अगर करें विकसित देशों की महिलाओं से। तो तीसरी लहर में इस एक मुद्दे को उठाया गया जो अब तक कहीं ना कहीं अछूता था। तो उम्मीद करते हैं आपको नारीवाद समझ में आया होगा। नारीवाद हम जब प्लेटो को पढ़ेंगे तो प्लेटो ने नारी में और पुरुष में डिफरेंस नहीं किया है। वह नारी को भी उतनी ही आज़ादी देता है शासक बनने की जितनी पुरुष को देता है। अगर आए अरस्तु पे, तो अरस्तु ने नारी को दोहरा बर्ताव नारी के साथ किया है, और वह नारियों को कहीं ना कहीं राजनीति में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। इसी तरह और भी थिंकर्स हैं, जैसे रूसो है, रूसो ने भी नारी को इतना बढ़ावा नहीं दिया है, उन्हें भी दोयम दर्जे का माना है। और मिल से शुरुआत हुई नारीवादी आंदोलन की, जो शुरुआत है वह मिल से मान सकते हो। मिल की एक पुस्तक है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, वहाँ से नारीवादी आंदोलन की शुरुआत आप मान सकते हो। तो जब हम थिंकर्स पढ़ेंगे तब भी हम इस नारीवादी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे कोई थिंकर की थिंकिंग और उसकी रिलेटेड उसके वर्क्स आएंगे, उन वर्क्स में नारी और पुरुष पर चर्चाएं की गई हैं, तो वहाँ भी हम इनको समझेंगे। नारीवाद से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, अवधारणात्मक समझ तो हमने इस वीडियो में ले ली, लेकिन फैक्चुअल नॉलेज जो है, जो फैक्ट्स हैं, जो कुछ थिंकर्स हैं, जो उन थिंकर्स से रिलेटेड उनके वर्क्स हैं, वह मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से उन्हें पढ़ सकते हैं। फैक्ट्स हैं तो फैक्ट्स जो बुक्स हैं वगैरह हैं वो आपको रटनी होंगी, तो वह मैं आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप उन्हें देख लीजिएगा। और वह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हैं, और हमें फैक्ट्स को भी नहीं भूलना है, वह भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वह मैंने आपको स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। तो पॉलिटिकल साइंस नॉलेज के नाम से भी आप अगर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो मेरी आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप लोग फीडबैक देंगे, उस फीडबैक से ही मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, पॉजिटिव दें, नेगेटिव दें, वो आपके ऊपर है, दोनों का ही स्वागत है। क्योंकि जब तक आपकी गलतियों का आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप उसमें सुधार नहीं कर सकते। इसलिए अगर मेरी गलती कहीं आपको दिखाई देती है तो बिल्कुल बताएं,
क्योंकि तभी तो मैं उसमें सुधार कर पाऊँगा। धन्यवाद। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।